हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डेयरडेविल के सीजन 1 को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो सीरीज की शुरुआत हमें कुछ क्राइम कार्टेल से दिखाई जाती है, जिनमें रशियन माफिया, याजूका और चाइनीज मॉब्स इन्वॉल्व है, और इन तीनों ने मिलकर हेल्स किचन्स को एक्सप्लॉइट कर दिया है। जिसके साथ साथ पास्ट में हम देख पाते हैं कि मैट मैडॉक, जो एक छोटा सा बच्चा है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक बूढ़े शख्स की जान बचाई थी, जिस कारण उसने अपनी आंखों को खो दिया। लेकिन उस वजह से उसके बाकी और सेंसेस काफी हाईली यानी कि हाई नोट पर काम करने लगे। जिस अपॉर्चुनिटी का यानी कि अपने सेंसेस का इस्तेमाल कर प्रेजेंट में मैट मैडॉक ने बढ़ रहे क्राइम से फाइट करने का डिसाइड किया, वो भी एक कॉस्ट्यूम के साथ, जिसमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन मैट के पास फिलहाल अभी एक प्रॉपर सूट नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि मैट एक लॉ फर्म ओपन करना चाहता है, क्योंकि वो एक लॉयर भी है। जिस लॉ फर्म को वो अपने दोस्त फॉगी नेल्सन के साथ शुरू करता है, और उन्हें कुछ घंटों बाद उनकी फर्स्ट क्लाइंट भी मिल जाती है, जिसका नाम कैरन पेज है, जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की सेक्रेटरी है, जिस कंपनी का नाम यूनियन अलाइड है। और उन्होंने ही कैरन को एक मर्डर के लिए फ्रेम किया है, जो और कोई नहीं बल्कि उसी का कोवर्कर डैनियल फिशर था। और कैरन से पहली मुलाकात उन लोगों की अच्छी नहीं जाती, क्योंकि वो उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती। लेकिन जेल में हुए हादसों के कारण, जो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले थे, उस वजह से वो सारी चीजें मैट और नेल्सन को बता देती है, जिस कारण मैट और नेल्सन न सिर्फ उसे पुलिस कस्टडी से बाहर निकालते हैं, बल्कि उसके केस में उसका साथ देने का भी डिसीजन लेते हैं। और हम देख पाते हैं कि कैरन को और साथ ही डैनियल को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यूनियन एलाइड कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में शामिल थी, जिस कारण ही डैनियल ने उन लोगों को एक्सपोज करने का डिसीजन बनाया। और अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं। पर अब जबकि कैरन बाहर निकल चुकी है, तो वो अपने घर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन यानी कि उसी पेन ड्राइव को मैट को देने का डिसीजन बनाती है। पर अनफॉर्चुनेटली एक प्रोफेशनल हिटमैन उसे वहाँ खत्म करने के लिए पहुँचता है, लेकिन मोडॉक कैरन को बचाने में कामयाब होता है, और साथ ही उस इन्फॉर्मेशन को बेन यूरिक नाम की एक शख्स को पहुँचाने में भी, जो द न्यूयॉर्क बुलेटिन के लिए काम करता है। और अब जबकि कैरन उन लोगों की काफी ग्रेटफुल है, तो वो मैट और नेल्सन के साथ काम करने का ऑफर रखती है। जिसके बाद बात करें जेम्स वीजली की, तो हम देख पाते हैं कि न्यूज रिलीज होने के बाद वो इन सारी चीजों को कवर करना स्टार्ट करता है। साथ ही एनाटोली और व्लादिमीर, जो कि रशियन लीडर है, उन लोगों को द मैन इन ब्लैक को हैंडल करने के लिए कहता है, जो और कोई नहीं मैट है, क्योंकि अभी उसे डेयरडेविल का नाम नहीं मिला, जिस कारण वो लोग उसे द मैन इन ब्लैक कह रहे हैं। जिसे हैंडल करने के लिए उन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया है, वो भी एक यंग लड़के को किडनैप करते हुए। साथ ही फ्लैशबैक में हम ये भी देख पाते हैं कि जब मैट काफी छोटा था, तो उसके फादर हेल्स किचन की आयरिश मॉब के लिए काम किया करते थे, जिन लोगों ने उसे मैच हारने के लिए कहा था। लेकिन अपने बेटे को निराश न करने के लिए उसके फादर वो मैच भी जीत जाते हैं, जिस कारण आयरिश मॉब मैट के फादर को खत्म कर देते हैं। बड़े फिर से प्रेजेंट की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि मैट निकल चुका है उस छोटे बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो काफी इंजर्ड हो जाता है, और उस इंजरी के कारण उसे हम डंपस्टर में पड़ा हुआ देख पाते हैं, जिसे क्लेयर टेम्पल नाम की एक नर्स डिस्कवर करती है, जिसकी बुरी हालत देख वो उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जहां उसके जख्मों की वो दवाई करती है, साथ ही उसका मास्क भी निकाल लेती है। और उसकी चेकिंग करते हुए क्लेयर को ये समझ आता है कि मैट ब्लाइंड है, लेकिन उसी दौरान मैट की आँख खुल जाती है, जो अपना नाम रिवील करने से उसे मना कर देता है, लेकिन उसे ये जरूर बताता है कि कुछ रशियंस उसके पीछे पड़े हुए हैं, जैसे बिल्डिंग में मौजूद है। और हम देख पाते हैं कि कुछ ही सेकंड्स बाद क्लेयर के डोर पर एक दस्तक होती है, और उसे समझ आता है कि वही रशियन शख्स है। तो क्लेयर उससे बातचीत कर उसे उस लोकेशन से हटा तो देती है, लेकिन अपने हाई सेंसेस की मदद से मैट इस बात को समझने में कामयाब होता है कि वो शख्स अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए गया है, क्योंकि उसे क्लेयर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जिस कारण मैट उस शख्स को ओवर पावर करता है और सीधा उसे रूफ पर ले जाता है, जहां वो क्लेयर के साथ मिल उसे न सिर्फ टॉर्चर करता है, बल्कि उस बच्चे की लोकेशन निकालने में भी कामयाब होता है। जिसके बाद क्या
वो उसे रूफ टॉप से धक्का दे देता है, वो भी सेम डंपस्टर में। जिसके बाद कि वो यहाँ से सीधा उस छोटे बच्चे को बचाने के लिए निकलता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि काफी अमेजिंग फाइटिंग स्किल्स और फाइटिंग सीक्वेंस के बाद वो उस बच्चे को उस लोकेशन से सेफली रेस्क्यू करने में कामयाब होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वीजली यानी कि जेम्स इस बात से अवेयर है कि नेल्सन और मैट कैरन के साथ यूनियन एलाइड के स्कैंडल में शामिल थे, जिस वजह से ही वो उन लोगों के पास एक काम के सिलसिले में पहुंचा है कि वो लोग जॉन हेली नाम के शख्स को उनके लिए डिफेंड कर सके, जो उन लोगों का एक असैसिन है। जो काम सुनकर नेल्सन ये चाहता है कि वो इन सारे क्राइम एलिमेंट्स में शामिल ना हो, पर वही मैट इस बात का बिल्कुल अपोजिट सोचता है और वो जेम्स के काम को एक्सेप्ट करने का डिसीजन बनाता है, ताकि इसकी मदद से वो उन लोगों के बारे में और साथ ही उनके बॉस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और उसी कारण वो जेम्स को इसके लिए हाँ कर चुका है, लेकिन जो केस वो लोग लड़ रहे हैं उसके लिए जेम्स उन्हें न सिर्फ काफी सारे पैसे ऑफर करता है बल्कि चुप्पी भी साधने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ कैरन यानी पेज को सेम ऑफर यूनियन एलाइड की तरफ से ऑफर किया जाता है कि वो इनके स्कैंडल के बारे में किसी भी शख्स से किसी भी चीज के बारे में कोई बातचीत ना करे। साथ ही साथ अगर पेज ऐसा करती है तो वो लोग उसके साथ लीगल व्यवहार करेगी, यानी कि उसे सू किया जाएगा। यानी कि अगर उसने कंपनी की कोई भी सीक्रेट को लीक किया जिसे यूनियन ने फिलहाल के लिए डिसएग्री कर दिया है, तो ये सारी चीजें पेज के लिए अच्छी नहीं होगी। पर फिर भी पेज बाज नहीं आती और वो वहाँ से सीधा यूरिश के पास निकल जाती है, जिस पर फिलहाल उसके एडिटर का काफी जोर लगा हुआ है कि वो इन मेजर क्राइम को छोड़कर दूसरी चीजों पर राइटिंग शुरू करे। पर यूरिश फिलहाल क्राइम की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहता है, जिस कारण ही वो पेज का ऑफर अपना लेता है और वो यूनियन एलाइड के स्कैंडल में उसका साथ देने का डिसीजन बनाता है। और अब वही बात करें मैट की, तो हम देख पाते हैं कि उसने सक्सेसफुली जेम्स को डिफेंड कर लिया है, जिसके बाद कोर्ट से निकलते ही वो उसे कॉस्ट्यूम के साथ कन्फ्रंट करता है और उसे इस बात के लिए भी फोर्स करता है कि वो वीजली के एम्प्लॉयर के बारे में जान सके, यानी कि उसके ओनर के बारे में, जो और कोई नहीं बल्कि विल्सन फीस्ट है। जो बात कहते ही जॉन सुसाइड कर देता है, उसे ये कहते हुए कि वो फीस्ट को कन्फ्रंट नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। जो चीज जानने के बाद मैट काफी कंफ्यूज है और वो फीस्ट के सारे रिकॉर्ड्स ढूंढना शुरू करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे फीस्ट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। जिसके साथ साथ वो लोगों को इंटेरोगेट करना शुरू करता है ताकि उसे कहीं न कहीं से विल्सन फीस्ट की कोई न कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। और वही बात करें जेम्स की, तो हम देख पाते हैं कि वो रेंशो के पास गया है ताकि फीस्ट का ऑफर उनके ऑपरेशन हेल्प के लिए उन्हें ऑफर कर सके, क्योंकि उसने रिसेंटली उन लोगों के फेलियर देखे हैं। लेकिन इस बात से वो काफी चिढ़ जाता है और जो ब्लैक मैन को वो शख्स यानी कि वो रशियन रोकने के लिए पहुंचा था, वो फिलहाल हॉस्पिटल में है और वो वही शख्स है जिसे मर्डॉक ने रूफ टॉप से फेंका था। जिस शख्स से वो लोग इस बात की इन्फॉर्मेशन निकालने में कामयाब होते हैं कि उस रात छत पर उस द ब्लैक मैन के साथ कौन मौजूद था, जो और कोई नहीं क्लैर थी। जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलते ही रशियंस क्लैर को किडनैप कर लेते हैं, पर वक्त रहते वो मर्डॉक को कॉल करने में कामयाब होती है और उसकी उस कॉल से अलर्ट होकर उसकी किडनैपिंग की लोकेशन पर मर्डॉक पहुंच जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि रशियंस क्लैर को टॉर्चर कर रहे हैं ताकि वो द ब्लैक मैन का नाम जान सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि न सिर्फ उस लोकेशन को ब्लैकआउट करते हुए बल्कि वह मौजूदा सभी गैंगस्टर को डिफीट कर मर्डॉक वहां से क्लैर को लेकर निकल जाता है। और रेंसोवुक की इस हार को देखकर रेंसोवुक ये डिसाइड करता है कि वो फीस्ट के ऑफर को अपनाने का, जिसके लिए वो एनाटोली को फीस्ट के रेस्टोरेंट भेजता है ताकि वो इस बात की इन्फॉर्मेशन उसे पर्सनली दे सके और साथ ही कुछ बार्गेन कर सके। पर एनाटोली गलत टाइम पर गलत लोकेशन पर पहुंच जाता है, क्योंकि फीस्ट फिलहाल एक डेट के मूड में था जहां वेनेसा मेरियाना नाम की एक आर्ट गैलरी क्यूरेटर के साथ डिनर कर रहा होता है, जो एनाटोली और उसके काफी सारे लोग को देख काफी कंफ्यूज हो जाती है, जिस वजह से फिस्ट उसे घर ड्रॉप करता है और इस सिचुएशन से एंग्री और काफी एम्बैरस होकर एनाटोली को खत्म कर देता है। जिसके बाद उसका कटा हुआ सर और उसकी बॉडी लेकर वो व्लादिमीर को पहुंचाने के लिए कह देता है, जिससे व्लादिमीर को ऐसा ही लगता है कि उसके भाई को और किसी ने नहीं बल्कि द ब्लैक मैन ने मारा है। वही फीस्ट सभी सिचुएशन के बारे में
अपनी एलाई चाइनीज लीडर मैडम घाओ को बताता है, जिससे उसने फिलहाल एक स्पेशल फेवर मांगा है। अब वही हम एलेना नाम की एक रेंटर को देख पाते हैं, जो पावरफुल बिजनेसमैन अरमान टली से थोड़ी परेशान है, जिस कारण वो नेल्सन और मुर्डॉक के पास आ पहुंचती है ताकि अरमान के साथ केस लड़ने में वो उन लोगों की हेल्प कर सके, ताकि उसके अपार्टमेंट को वो लोग बिल्डिंग में कन्वर्ट ना करें, क्योंकि एलेना अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहती, जिस वजह से नेल्सन टली के लॉयर से जाकर मिलने का डिसीजन बनाता है, वो भी लैंड एंड जैक में, जहाँ कभी नेल्सन और मुर्डॉक ने काम किया था, जहाँ उन लोगों की मुलाकात मार्ची नाम की एक लेडी से होती है, जो टली के लॉयर है, और वो साथ ही साथ नेल्सन की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, जिससे बातचीत करने पर वो उन लोगों को सिर्फ यही कहती है कि एलेना और उसके बाकी नेबर्स को एक ह्यूज अमाउंट भी दिया जा रहा है, साथ ही एक दूसरी लोकेशन भी, तो बेहतर रहेगा उन लोगों के लिए उस जगह को खाली करना। सो अरमान टली का नाम सुन मुर्डॉक सीधा पुलिस स्टेशन आ पहुंचा है उसके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करने के लिए, लेकिन अपने सुपर सेंसेस से मुर्डॉक ये रियलाइज कर पाता है कि डिटेक्टिव कार्ड और डिटेक्टिव क्रिस्टियन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है, जिन लोगों ने जेल में उस शख्स से जैसे ही फीस का नाम सुना तो उन्होंने उसे खत्म कर दिया, जिस कारण मुर्डॉक उन लोगों के काम से निकलते ही उन दोनों में से एक पुलिस ऑफिसर को कैप्चर कर लेता है और उसके सेलफोन की मदद से व्लादिमीर का पता लगा लेता है। वही फीस्ट जिसने व्लादिमीर को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उसी ने एनाटोली को खत्म किया था, जिस वजह से एक गैंग वॉर छिड़ जाता है। और अब जबकि एनाटोली और उसकी पूरी टीम फीस्ट के अगेंस्ट वॉर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि गांव का एक वर्कर सुसाइड अटैकर बन उन लोगों की लोकेशन पर पहुंच वो पूरे ठिकाने को उड़ाने में कामयाब होता है, लेकिन उस सिचुएशन से व्लादिमीर सरवाइव कर जाता है, जो और किसी के हत्थे नहीं बल्कि मुर्डॉक के हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन आसपास देखने पर मुर्डॉक को ये समझ आता है कि वो दोनों ही पुलिस वालों से घिरे हुए हैं, पर कुछ ही समय में वो ये आभास लगा लेता है कि वो पुलिस वाले फीस्ट के ऑर्डर पर व्लादिमीर को मारने के लिए पहुंचे हैं, जिस कारण वो उन लोगों का सामना कर व्लादिमीर को उस सिचुएशन से एक अबैंडन वेयर हाउस में ले जाता है, इसी होप के साथ कि उसे फीस्ट की कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और वही हम नेल्सन और कैडेनस को देख पाते हैं, जो बॉम्बिंग के कारण इंजर्ड हो चुके हैं। साथ ही क्लेयर की हेल्प की मदद से मुर्डॉक व्लादिमीर के वूंड को ठीक करने में कामयाब होता है, पर उस प्रोसेस में उसने एक पुलिस वाले को अलर्ट कर दिया है जो कि करप्टेड नहीं, जिस कारण वो पुलिस वाला अपने बाकी साथियों को कॉल कर उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि वो सभी जल्द से जल्द इन वेयर हाउस को सराउंडेड कर सके। अब वही हम ब्लेक और हॉफमैन को भी देख पाते हैं, जो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फीस्ट के ऑर्डर का अभी भी उन लोगों को वेट है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि फीस्ट ने एक पुलिस रेडियो की मदद से मुर्डॉक से कनेक्ट किया है और उसे वो ये बताता है कि वो उसे कितना एडमायर कर रहा है, वो भी उसके कामों को लेकर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि फीस्ट ने उस वेयर हाउस के बाजू में जो मौजूदा रूफ्स है वहाँ अपने कुछ विजिलेंट्स भेजे हुए हैं, वो भी ESU स्नाइपर्स के साथ, जो वहाँ मौजूदा सभी ऑफिसर्स पर फायर करना शुरू कर देते हैं, यही प्रिटेंड और यही दिखावा करते हुए कि उन लोगों को वहाँ मुर्डॉक ने भेजा है। साथ ही उस अटैक के कारण ब्लेक काफी जख्मी हो जाता है और उसके साथ साथ 2 और पुलिस ऑफिसर भी, जिसके साथ साथ व्लादिमीर से इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि फीस्ट कोई आम खिलाड़ी नहीं, यानी कि उसकी जेब में मौजूदा सभी पुलिस ऑफिसर है और साथ ही साथ उसके अंडर हेल्स किचन्स में चाइनीज मॉब्स खुलेआम हीरोइंस बेच रहे हैं। लेकिन अगर उसे फीस के काले कारनामों को सभी के सामने रखना है तो उसे उसके अकाउंटेंट ली लैन को पकड़ना होगा, जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है और जब तक वो पुलिस वालों को संभालेगा, जिस कारण मुर्डॉक उस सिचुएशन से एस्केप कर पाता है। जिसके बाद क्या धमाके और इतनी सारी चीजों के बाद मुर्डॉक ने अभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। जी हाँ, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो फाइनली फीस के अकाउंटेंट ली लैन को ट्रैक करने में कामयाब तो होता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक एल्डर मैन का अराइवल उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो और कोई नहीं मुर्डॉक के मेंटोर स्टिक है, जिसने उसे बचपन में ये सारी एबिलिटीज सिखाई जिन्हें वो आंख ना होने पर भी इस्तेमाल कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली मुर्डॉक उन्हें अपना फादर फिगर समझने लगा, जिस कारण स्टिक ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। पर अब वो वापस आया है ताकि मुर्डॉक की हेल्प की मदद से वो ब्लैक स्काई को डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि एक जापानीज वेपन है जिन्हें और कोई नहीं बल्कि
नोबुयोशी की लीड कर रहा है और वो लोग जल्द ही उस वेपन को न्यूयॉर्क लाने वाले हैं, जिसके लिए मोडॉक रेडी हो जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो लोग वहाँ मौजूदा किसी भी शख्स की जान नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग लोकेशन पर पहुँचते हैं तो हम देख पाते हैं कि स्टिक अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देता है और ब्लू स्काई को खत्म कर देता है, जो और कोई नहीं बल्कि एक यंग लड़का था, जिस कारण मोडॉक स्टिक से फाइट करता है और फाइनली जीतने में कामयाब होता है। और उसी वजह से स्टिक एज एन एग्रीमेंट सिटी छोड़कर चला जाता है। और उसी के साथ साथ हम देख पाते हैं कि यूरिक ने पेज को अग्री किया था कि वो हेल्स किचन और यूनियन एलाइड के करप्शन सराउंडिंग्स को और साथ ही उनके स्कैंडल्स को एक्सपोज करने में हेल्प करेगा, पर उसके लिए उन लोगों को पुख्ता सबूत चाहिए ताकि पब्लिश होने से पहले उनके पास कुछ न कुछ हो, जिस कारण उन लोगों की रिसर्च के कारण उन्हें टेलीमैन्स और यूनियन एलाइड के बीच एक कनेक्शन नजर आता है, जिस कारण पेज उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचती तो है, पर अनफॉर्चुनेटली उन पर ही अटैक हो जाता है, जिस वजह से उस सिचुएशन से उसे नेल्सन एस्केप करने में कामयाब होता है और उस कारण वो नेल्सन को यूरिच और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि स्टिक एक काफी जख्म वाले इंसान से बातचीत कर रहा होता है मोडॉक के रिलेटेड, वो भी आने वाले इवेंट में उसकी भूमिका को लेकर। साथ ही पेज और नेल्सन ने मोडॉक के उनके प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जिसमें शामिल तो मोडॉक होना चाहता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो लोग इस काम के चलते खुद को मुसीबत में नहीं डालेंगे और सभी चीजें करने के लिए वो लोग एक प्रॉपर लीगल सिस्टम को फॉलो भी करेंगे ताकि इन सारे सिचुएशन को वो लोग हैंडल कर सकें। और वही हम ऑस्ली और नोबू को देख पाते हैं, जो इस बात से काफी चिड़े हुए हैं कि विजिलेंट के हाथों उन लोगों ने ब्लैक स्काई को खो दिया, जिस बारे में वो लोग फीस से अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी जाहिर करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें ब्लेक की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और फाइनली उसे होश आ गया है, जिस कारण फीस्ट हॉफमैन को कन्विंस करता है कि वो ब्लेक को खत्म कर दे, क्योंकि वो फीस्ट के अगेंस्ट कुछ न कुछ जरूर कह सकता है, जिसे करने के लिए हॉफमैन पहुंचता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली मोडॉक के रहते ऐसा नहीं कर पाता और उसे वही नॉकआउट कर ब्लेक से फीस्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने में कामयाब होता है, वो भी उसके मरने से पहले। साथ ही बात करें गाँव की तो हम देख पाते हैं कि वो फीस्ट से आकर मिलती है और उसे वार्न करती है कि उसे ये सारी चीजें खुद के कंट्रोल में लेनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इस सिचुएशन से स्टेप आउट हो जाएगी, जिस कारण फीस इन सारी सिचुएशन से काफी एंग्री हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वेनेसा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, जिस कारण फीस्ट उसे अपना एक घिनौना सच बताता है कि बचपन में जब उसके फादर उसकी मॉम को मार रहे थे, जो वो अक्सर करते रहते थे, तो उससे एक दिन चिढ़कर फीस्ट ने अपने फादर का बेरहमी से कत्ल कर दिया। जो सुनकर वेनेसा हैरान तो है, लेकिन उसे वो इस बात को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, यानी कि कन्फ्रंट करने के लिए कहती है कि उसने ये सारी चीजें पब्लिक की सेफ्टी और उन्हें मद्देनजर रखते हुए की थी ताकि वो सिटी को सेफ रख सके। और हम देख भी पाते हैं कि फीस पहली बार पब्लिकली आकर इस बारे में सभी लोगों को लाइव टीवी पर इन्फॉर्म कर देता है, पर ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही फीस्ट इन्फॉर्म करता है तो हम देख पाते हैं कि मोडॉक को इन्फॉर्मेशन ब्लेक से जो मिली थी वो यही थी और उसने यूरिक को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, जो फिलहाल इस आर्टिकल को पब्लिश ही करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली फीस के कन्फेस करने के कारण अब उसका ये आर्टिकल किसी काम का नहीं। पर अब जबकि फीस सभी के सामने पब्लिकली आ चुका है तो वही मोडॉक, पेज, नेल्सन और यूरिच मिलकर इस इन्फॉर्मेशन में लग जाते हैं कि वो लोग फीस के पास से कोई न कोई चीजें ऐसी ढूंढ निकाले जो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकती हो। साथ ही हम मोडॉक को भी देख पाते हैं जो वेनेसा की आर्ट गैलरी में जाता है इसी होप के साथ कि उसे किसी न किसी तरीके की फीस की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पर अनफॉर्चुनेटली उसे इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन फीस के साथ उसका एनकाउंटर जरूर होता है। वही फीस को इस बारे में भी पता चलता है कि मोडॉक टली की उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस लड़ रहा है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि नोबू फीस से उसी ब्लॉक की डिमांड कर रहा है ताकि वो उसे अपनी काम में ला सके और हम देख पाते हैं कि फीस उसके लिए अग्री तो है, लेकिन एक ही शर्त पर के नोबू से एक ऐसा स्पेशलिस्ट लाकर दे जो उस विजिलेंट से लड़ने में उसकी हेल्प कर सके, यानी कि मोडॉक से। और जिस ब्लॉक की बात नोबू कर रहा है वो भी फीस से, जिसे टली ने बाय किया है, वो और किसी का नहीं बल्कि वही ब्लॉक है जहाँ कार्डिनेंस और उसके और टेनेंट्स रहते हैं, जिन्हें पैसे तो दिए गए हैं उनकी नई लोकेशन पर शिफ्ट होने के लिए, पर देन टू वो लोग इसके अगेंस्ट खड़े हैं, जिस वजह से मिसेस कार्डिनेंट अब इस दुनिया में नहीं। जी हाँ, कार्डिनेंट को एक नशेड़ी ने खत्म कर दिया है और ऐसा
दिखाया कि वो नशे में था, जिस कारण उसने ये सारी चीजें की। लेकिन मुर्डॉक को ये तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि फीस्ट है, जिस वजह से वो उसे ट्रैक करते हुए एक अबैंडन वेयर हाउस में आ पहुंचता है, जहाँ वो नोबू के उसी स्पेशलिस्ट को कन्फ्रंट करता है। और फाइनली मुर्डॉक उस नोबू के स्पेशलिस्ट को डिफीट करने में भी कामयाब होता है, वो भी उसे जिंदा जलाकर, जिससे उसे कुछ सीरियस इंजरीज हो जाती है। जिसके बाद क्या मुर्डॉक का सामना फीस से होता है, जो सामना मुर्डॉक के लिए मौत के बराबर होता है, यानी कि उनका वो सामना मुर्डॉक को ऑलमोस्ट डेथ के करीब ले पहुंचता है, जिस कारण वो सिचुएशन से भाग निकलता है और सीधा अपने घर कोलैप्स हो जाता है, वो भी नेल्सन के सामने। और जब मिस क्लेयर मुर्डॉक के उन वुंड्स को ठीक कर वहाँ से निकल जाती है, तो नेल्सन उसे देखकर काफी कंफ्यूज है, क्योंकि उसके दोस्त को वो एज ए सिंपल ह्यूमन बीइंग जानता है, जिसे ठीक तरीके से नजर नहीं आता। लेकिन मुर्डॉक उसे एक्सप्लेन करता है कि जब उसने अपने फर्स्ट लॉ फर्म की कंपनी को ज्वाइन किया था, तो वही उसे समझ आ गया था कि सभी काम लीगल तरीके से नहीं हो सकते, जिस वजह से मुर्डॉक ने सारी चीजें खुद के हाथों में लेने का डिसीजन बनाया। पर नेल्सन इन सारी बातों से भी कन्विंस नहीं होता और वो मुर्डॉक के साथ स्टार्ट की हुई लॉ फर्म को छोड़ने का डिसीजन बना लेता है। साथ ही बात करें यूरिश की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी वाइफ जो काफी बीमार है, जिसे हॉस्पिटल में फिलहाल रखने से मना कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं, और बेटर पेइंग के लिए वो रिपोर्टर शिफ्ट से हटकर एक एडिटर बन जाता है। साथ ही उसने उसकी करी हुई इन्वेस्टिगेशन को भी छोड़ने का डिसीजन बनाया है। लेकिन पेज उसके माइंड को चेंज करने में कामयाब होती है और उसे यहाँ से सीधा एक रेस्ट होम ले जाती है, जहाँ उन लोगों की मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है, जिनका नाम मर्लिना वेस्टीन है, जो और कोई नहीं बल्कि फीस्ट की मदर है। जहाँ पहुंचकर उन लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फीस्ट ने बचपन में अपने फादर का मर्डर किया था। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि फीस्ट, जिसने एक चैरिटी गाला होस्ट किया हुआ है, वो भी बॉम्बिंग के विक्टिम्स की मनी गैदरिंग के लिए, तो वहाँ आए हुए काफी सारे गेस्ट को जो वाइन सर्व की गई थी उसमें पॉइजन होता है, जिसे कुछ गेस्ट और साथ ही वेनेसा ने भी पी लिया है। और वही हम मुर्डॉक को देख पाते हैं, जो फिलहाल अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने क्लेयर को गुड बाय कहा है। पर जाने से पहले वो उसे ये इन्फॉर्म करती है कि उसे अगर इन कामों को कंटिन्यू करना है तो उसे एक बेटर प्रोटेक्टेड सूट चाहिए होगा, जिसके लिए मुर्डॉक बेरेट की हेल्प की मदद से मेलविन पॉटर को ढूंढने में कामयाब होता है, जो फिलहाल एक मेंटली अनस्टेबल इंजीनियर है, जिसे फीस्ट के क्लोथ और उसे आर्मर बनाने के लिए मजबूरन रखा गया है, जिसे मुर्डॉक कन्विंस करने में कामयाब होता है कि वो उसके लिए सूट बनाए ताकि वो फीस्ट को रोक सके। और उससे वो न सिर्फ फीस्ट को रोकेगा बल्कि उसकी फैमिली को जो डिफिकल्टी हो रही है फीस के कारण, वो भी रुक सकती है, जिस वजह से मेलविन उसका सूट बनाने के लिए अग्री कर जाता है। और उसी के साथ साथ पेज जल्द से जल्द इस इन्फॉर्मेशन को सबके सामने लाना चाहती है कि मर्लिना जिंदा है और फीस ने अपने फादर को मार दिया। लेकिन यूरिच उसे एक्सप्लेन करता है कि मर्लिना की मेंटल स्थिति देखकर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। वही जब तक मैरियाना रिकवर नहीं हो रही तो फीस्ट उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो हम देख पाते हैं कि उसी दौरान वीसली को कॉल आ जाता है, वो भी मर्लिना का, जो उन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि पेज और यूरिच नाम का एक शख्स उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जिस कारण वीसली पेज को कन्फ्रंट करता है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कि वो फीस की किसी भी चीजों को एक्सपोज ना करे, वरना उसके दोस्तों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और वो धमकी देने के लिए जो गन वीसली ने पेज के सामने रखी हुई थी उसे पेज उठा लेती है, वो भी तब जब वीसली का ध्यान उसके फोन पर पड़ता है, जिस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए पेज उसे शूट कर देती है, जिससे वीसली की मौत हो जाती है। और अब जबकि यूरिच को जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी तो उसकी हेल्प की मदद से मुर्डॉक मिस गाओ की हीरोइन ऑपरेशन बेस में आ पहुंचता है, जहां वो सभी चीजों को डिसमेंटल करता है। पर फिलहाल वो मिस गाओ का सामना नहीं कर पाता, जो सिचुएशन से निकल चुकी है, वो भी सीधा अपनी होमलैंड के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसे फ्यूचर के लिए क्या करना है। वही हम देख पाते हैं कि फीस्ट के लोगों को वीसली की डेड बॉडी मिल चुकी है और उसके पास पहुंचते ही जब उसके फोन को चेक किया जाता है तो फीस्ट को पता चलता है कि वीसली की लास्ट बातचीत फीस्ट की मदर से हुई थी। और अपने लव्ड वंस को सेफ रखने के लिए फीस्ट ये डिसीजन बनाता है कि वो अपनी मॉम और अपनी लव मैरियाना को इस कंट्री से बाहर भेज दे, जिसके लिए उसने मैरियाना को कन्विंस कर लिया है
पर अपनी मॉम से इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाता कि वीजली से एक्चुअल में उन्होंने बातचीत क्या की थी, वो भी उनकी खराब मानसिक स्थिति के कारण। और उसी के साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि नेल्सन ने अपने कामों को मुर्डॉक के बिना शुरू कर दिया है और उसने स्टेल को यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। साथ ही पेज काफी स्ट्रगल कर रही है, वो भी वीजली को मारने के बाद, क्योंकि वो उस किलिंग से बाहर निकल ही नहीं पा रही। और अब जबकि यूरिश कन्विंस हो चुका था अपनी स्टोरी लिखने में, तो उसे एलिसन रिजेक्ट कर देता है यानी कि उसका बॉस, जिस कारण उन सिचुएशन से चढ़कर यूरिश अपने बॉस को यही कह देता है कि वो भी फीस्ट के साथ मिला हुआ है, यानी कि वो भी एक सच्चा रिपोर्टर नहीं, जिस कारण उसे चढ़कर उसके बॉस उसे फायर कर देते हैं। जिस वजह से यूरिश अपना पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट करने का डिसीजन बनाता है और सबसे पहली स्टोरी वो फीस्ट की लिखने की डिसाइड करता है। पर यूरिश ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि न्यूयॉर्क बुलेटिन में फीस्ट के इन्फॉर्मर की मदद से उसे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यूरिश ही उसकी मॉम से मिलने के लिए गया था, जिन बातों से चिढ़कर वो फीस्ट के अपार्टमेंट आ पहुंचता है और उसे उसी के अपार्टमेंट में खत्म कर देता है। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है और मुर्डॉक और पेज उसके लास्ट राइड को अटेंड करते हैं। वही हम ये भी देख पाते हैं कि फीस्ट को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ऑस्ली और गांव ने मिलकर मैरियाना को पॉइजन किया था, जो इन्फॉर्मेशन ऑस्ली ने उसे खुद आकर दी है। लेकिन अगर वो यहाँ से सही सलामत नहीं जाता है तो एज एन इंश्योरेंस उसने काफी सारी चीजें पीछे छोड़ आई है जो उसके वापस ना पहुँचने पर रिलीज हो जाएगी। पर मैरियाना का नाम सुनते ही फीस्ट खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ऑस्ली को खत्म कर देता है, वो भी ओपन एलिवेटर शेफ से फेंक कर। जिसके बाद मुर्डॉक और नेल्सन एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जहां वो उसे पूछता है कि वो यूरिश के फ्यूनरल में क्यों नहीं आया, जहां नेल्सन उसे बताता है कि उसे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मिली है, जो इन्फॉर्मेशन फीस्ट के केस के अगेंस्ट काफी स्ट्रॉन्गली इस्तेमाल की जा सकती है। जिसके बाद क्या विजिलेंट बन मुर्डॉक सभी हॉफमैन को ढूंढ इस बात के लिए कन्विंस करता है कि वो लोग फीस्ट के अगेंस्ट गवाही दें। और जैसे ही सभी इन्फॉर्मेशन फीस्ट के खिलाफ रिलीज हो जाती है तो फेडरल एजेंट्स फीस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसे अरेस्ट कर जब ले जाया जा ही रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि अभी भी करप्टेड ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो फीस्ट को फेडरल कस्टडी से भागने में हेल्प तो करते हैं, लेकिन वो यहाँ से भाग कर निकले उससे पहले ही उसका सामना मुर्डॉक से हो जाता है, जिसने फिलहाल के लिए अपने न्यू आर्मर पहने हुए हैं जो उसे पॉटर से मिला है। जिसके बाद क्या उन दोनों की ब्रूटल फाइट के बाद मुर्डॉक फाइनली फीस्ट को डिफीट करने में कामयाब होता है, जिसके बाद उसे पुलिस वालों के हत्थे छोड़ देता है। और अब जबकि फीस्ट अरेस्ट हो चुका है तो मैरियाना सिटी छोड़ देती है। वही मुर्डॉक, पेज और नेल्सन अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और अपने काम को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि सीरीज खत्म होते होते हम देख पाते हैं कि उस विजिलेंट को मीडिया ने एक नाम दिया है जो नाम डेयरडेविल है। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।